नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता दीपक अरोड़ा से। दीपक अरोड़ा का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। बचपन से ही एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहते थे। छोटी सी उम्र में ही एक टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन घर वालों ने पढ़ाई का हवाला देते हुए एक्टिंग करने से मना कर दिया। फिर दीपक ने मार्केटिंग में एमबीए किया और एमए इंग्लिश की पढ़ाई भी की। फिर जॉब करते हुए अपने बचपन के एक्टिंग के सपने को साकार करने के लिए रंगमंच ज्वाइन किया और फिर बिग मैजिक के टीवी सीरियल प्यार या दहशत में अहम भूमिका निभाई। तो स्टार प्लस के धारावाहिक एयरलाइंस में बंगाली बाबू का कैरेक्टर निभाया। सीरियल के साथ फिल्म लव सेक्स और धोखा में राजकुमार राव के साथ अभिनय किया। फिर फिल्म NH10 में अनुष्का शर्मा की दोस्त की भूमिका निभाई। तो फिल्म तलवार, हिंदी मीडियम और शुभ मंगल सावधान समेत 30 से ज्यादा फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। दीपक अरोड़ा ओपल कोर्सा कार, ग्लाइकोडीन समेत कई बड़े ब्रांड की एड फिल्मों में भी नजर आए हैं। थाईलैंड में आयोजित 9 फिल्म फेस्ट अवार्ड में दीपक अरोड़ा को बेस्ट एक्टर अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता दीपक अरोड़ा। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार। थैंक यू मच। जी, दीपक जी, आपने इतनी सारी पढ़ाई की है। आपने मार्केटिंग में एमबीए किया है, इंग्लिश में आपने एमए किया आपने। तो अक्सर हमने देखा है कि जो इतनी पढ़ाई करता है वो जॉब करता है। हालांकि आपने जॉब भी किया है, लेकिन उसके बाद फिर एक्टिंग में कैसा आपका आना हो गया? एक्चुअली ये बड़ी लंबी कहानी है। पेरेंट्स का तो थोड़ा प्रेशर रहता है। पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट भी था। शुरू में स्कॉलर बच्चे की तरह रहा हूँ, अच्छे मार्क्स आते रहे। जी। पहले मैंने साइंस में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने एमए किया इंग्लिश में, फिर मैंने एमबीए भी किया। लेकिन एक शुरू से एक चाह थी इस लाइन में जाने की। मेरे अंकल थे, मामा जी मेरे, वो इस लाइन में थे। तो घर पे थोड़ी चर्चा होती रहती थी कि हाँ ये सब आ रहा है। उनको टीवी पे देखते थे, देख के अच्छा लगता था। तो आपको जान के हैरानी होगी कि जो फर्स्ट मैंने ऑडिशन दिया था वो मैंने दिया था जब मैं शायद 7 या 8 साल के आसपास था। जी। और उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया, सब चीज हो गई फाइनल। लेकिन इवेंचुअली मैं कर नहीं पाया, क्योंकि घर वालों ने मना किया और सब चीजें। अच्छा, तो उनका क्या इंटरेस्ट वजह था थी? कि क्या वजह थी उसके पीछे कि घर वालों ने मना कर दिया? वही जो सभी घरों में होता है कि हाँ ये लाइन अनप्रडिक्टेबल है, और वैसे भी बच्चे होगी तो तुम पढ़ाई करो, अपने एक अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, हाँ। उसके बाद ये सब चीजें सोचना। जी। और अभी तो फिर भी काफी माहौल ऐसा हो गया है कि लोग इसमें आगे आते हैं। उस समय ऐसा माहौल नहीं था, आज से काफी साल पहले की बात है। हाँ। तो फिर पढ़ाई में लगे। उसके बाद मैंने जॉब की, मैं फार्मा सेक्टर में रहा, काफी साल रहा। उसके बाद हाँ। मैं फाइनेंस सेक्टर में रहा काफी। तो साथ में, लेकिन जब मैं दिल्ली जाता था, क्योंकि आई स्टे इन फरीदाबाद, तो जब काम के लिए दिल्ली जाया करते थे, स्कूटर में बैठते था, तो एक थिएटर ग्रुप हुआ करते थे वहां पर, मंडी हाउस, अगर आपको आइडिया हो। जी। तो वहां पर फिर मैंने ज्वाइन किया एक थिएटर ग्रुप को। शाम को सुबह से दोपहर तक या शाम 5-6 बजे तक मैं जॉब करता था। उसके बाद जब टाइम मिलता था तो थिएटर ग्रुप चला जाता था। हाँ। तो वहां से बेसिकली कहानी स्टार्ट हुई। जी, बिल्कुल। तो आपने थिएटर की जर्नी आपने बताई कि कैसे आप थिएटर से जुड़े, लेकिन ये भी बताइए आप फिर थिएटर के बाद फिर आप टीवी इंडस्ट्री में कैसे आए, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए? सबसे पहला ब्रेक क्या था आपका? थिएटर में मैं रहा, लेकिन एक कमी सी खलती सी लगता था कि हाँ थिएटर ठीक है, मतलब एक अच्छी वो है, सब लोग देखते हैं, लेकिन एक दुनिया तक एक जो पहुंच है वो उसमें नहीं। तो इसलिए फिर मेरा मन किया कि हाँ कुछ और करते हैं। और अल्टीमेटली हर एक आर्टिस्ट का एक सपना होता है कि मीडिया लाइन में आए। तो मैंने जगह जगह ऑडिशन देने शुरू किए उस समय। तो मेरी जो फर्स्ट जो मुझे मेजर ब्रेक मिला वो एक शू पॉलिश का एड था, जी। जो मैंने दिबाकर बनर्जी के साथ किया। और एक बड़ी बात यह है कि लोग ये कोशिश करते हैं कि पहले छोटे छोटे काम करते हैं और उसके बाद बड़ा डायरेक्टर के साथ जा पाते हैं। बड़े डायरेक्टर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। पर चांस की बात है कि मेरा जो स्टार्ट हुआ वो बड़े डायरेक्टर्स के साथ हुआ। मैंने दिबाकर बनर्जी जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया शुरू में ही। मैंने प्रदीप सरकार जी के साथ काम किया। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर एक के बाद एक चीजें जुड़ती चली। जी,
उसके बाद जो सबसे पहला फिर जो सीरियल था आपका, सीरियल भी किया आपने, एड फिल्म बहुत सारी की आपने, फिर जो सबसे पहला सीरियल था वो कौन सा सीरियल था आपको और उसमें कैसा मौका मिला आपको? सीरियल से पहले मैं बताऊंगा कि शुरू में जो मैंने थिएटर किया था तो उसमें क्या होता था कि इतने मौके नहीं होते थे। हम्म। पर आपको पता है कि माहौल कैसा रहता है, तो उस समय बल्कि जो स्टार्टिंग में मैंने जो किया था बल्कि मुझे पैसे देने पड़े थे उसके लिए, अच्छा। इस फैशन शो के लिए। तो ओके। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको आना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और ये सब चीजें, तो मैंने दिए। मैंने कहा ठीक है, एक एक्सपीरियंस के लिए देता हूँ। हाँ। फिर एक पहली फिल्म कोई बना रहा था तो उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो सब मिलके एक्टर्स पैसे डालेंगे ओके, तो करेंगे। इंटरेस्टिंग। जी। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, करते हैं, ये भी करते हैं। बिल्कुल, अगर शिद्दत हो तो ठीक है, फिर पैसे भी मिलाते हैं। और क्योंकि अगर हमारे ही काम है, हम ही उसमें दिखेंगे, तो होता है कभी कभी अक्सर कि कुछ लोग पैसे मिला के कोई फिल्म बनाते हैं या कोई कुछ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, तो आपने भी वैसे ही किया, बहुत बेहतर किया आपने। अच्छा, सीरियल की बात जो मैं पूछ रहा था आपसे, सबसे पहला सीरियल क्या था आपका और उसमें आपको कैसे सीरियल मौका मिला? सीरियल मेरे सही रहे। एक जो स्टार्टिंग का जो था मेरा, एक प्यार या दहशत करके आता था बिग मैजिक जी। उसके लिए। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई थी। वहां पे भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था मेरा, बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है मेरा। हाँ। उसमें एक ऐसा आदमी है जिसकी एक जर्नी दिखाई है। वो जवानी से लेके जब उसकी शादी होती है वहां से सीरियल को स्टार्ट होता है, उसके बुढ़ापे तक 80 साल तक का वो पूरा सफर दिखाते हैं। उसमें वो थोड़ा लालची किस्म का होता है और शादी करता है दहेज के लिए, और उसके बाद उसे बाहर निकाल देता है, दूसरी शादी करता है, फिर ऐसे करता है। तो 3 शादियों से मैं करता हूँ। और ये मतलब एक उस समय जब अपने करियर आप स्टार्ट करते हैं तब उस समय एक बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर हो जाता है, हम्म। क्योंकि एक जवान जवानी से लेके बुढ़ापे तक का पूरा सफर दिखाना आसान जी। नहीं होता। तो वो मेरा सीरियल जो था मेरे दिल के काफी करीब है, मुझे बहुत पसंद है वो। तो वहां से शुरुआत हुई थी। उसके बाद फिर मैंने जैसे आपको बताया कि एड मैंने बहुत सारी की, एक के हाँ। बाद एक, मतलब अलग अलग ब्रांड की मैं करता रहा। तो वो सब चीजें अच्छा, ग्लाइकोडीन का ऐड बड़ा फेमस था आपका, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा और उसमें कैसा मौका मिला आपको? ग्लाइकोडिन का जो एड था वो प्रदीप सरकार जी के एक असिस्टेंट हुआ करते थे, गजराज राव, जी। जो बधाई हो उसकी उसमें थे, फिल्म में थे, अगर आपको याद हो। तो उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, नया नया, वो दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। उन्होंने मुझे कॉल किया था कि हाँ ये हम करना चाहते हैं। ग्लाइकोडिन इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एड। बिल्कुल। इसको एपिस अवार्ड भी मिला था। हाँ। और इसके साथ एक किस्सा भी जुड़ा हुआ है कि उसमें मुझे एक हॉकी खेलते हुए जाना था। अच्छा। हाँ, तो मैदान था और जो मेरे बाकी जो लोग थे वहां पे, जो प्लेयर्स थे वो अच्छे प्लेयर थे, वो कॉलेज लेवल के खेलने वाले थे, और मैंने जिंदगी में कभी हॉकी खेली नहीं। अच्छा। तो बाकी ठीक है, फुटबॉल मैं खेला हूँ, मैं हाँ। क्रिकेट खेला हूँ, मैं बैडमिंटन खेला हूँ, लेकिन हॉकी कभी मैंने टच भी नहीं की। तो वहां जाके मुझे हॉकी पकड़ा रही थी, मैदान में ऐसे ऐसे करके ड्रिबल करके आपको गोल की तरफ पड़ना। जी। अब वो सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स थे, हाँ। वो यूं नचा के निकल जाते और मेरे पास हॉकी बॉल की बॉल नहीं थी। तो आप एक खड़े एक खड़े रह जाते होंगे, आपके सामने से बॉल निकल जाती होगी। हाँ, वो एक उसका एक तरीका होता है, यूं यूं करके बिल्कुल, वो स्विंग करने का। जी। हाँ। तो वो नहीं हो रहा था। तो एक हुआ तो इवेंचुअली डॉक्टर जो डायरेक्टर थे वो आए। हाँ। उन्होंने बोला भाई ये जो दीपक है ये एक्टर है, हाँ। आप प्लेयर हो, आप उसे बॉल लेने दो। आप भी एक्टिंग करो, इनको भी बॉल दे दो इनको आप। भी करने दो। तो तब उन्होंने थोड़ा सा जी, थोड़ा कोऑपरेट किया आपके साथ। कोऑपरेट किया, तो हाँ। मुझे वो बॉल लेके वो गोल की तरफ पड़ा। जी, बिल्कुल, वाकई इंटरेस्टिंग था ये आपका, जैसे इसमें आपको जुड़ना हुआ, फिर जो आपने एक्सपीरियंस साझा किए। अच्छा, फिल्म की बात करें, जो फिल्म थी वो आपकी पहली फिल्म थी, राजकुमार राव की, राजकुमार राव अभिनीत फिल्म लव, सेक्स और धोखा, एक तरह से एडल्ट फिल्म थी है। और इसमें आप जो शॉप ओनर थे, इसमें जहाँ जिस शॉप में काम करते थे राजकुमार राव, उसके ओनर बने थे आप। तो किस तरह का इसमें एक्सपीरियंस था? और क्योंकि उस वक्त राजकुमार राव कोई ज़्यादा फेमस नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के बाद वो लाइमलाइट में आए और आज तो वो सुपरस्टार हो गए वो। एक्चुअली ये जो फिल्म थी, चांस की बात है कि राजकुमार की और मेरी दोनों की पहली फिल्म। जी। और हम बॉम्बे में शूट हुआ था, वो भी गुड़गांव से हैं, यही हमारे यहाँ के हैं, मैं खुशीदाबाद से हूँ। हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली हम 20 एक दिन साथ रहे थे वहां पर। तो एक ही वेनिटी में होते थे, बातचीत सब चीज चलती रहती थी और बहुत मजा था, एक फैमिली वाला एटमॉस्फेयर था। जी। और तब भी मैंने राजकुमार को बोला था, मैंने कहा तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। हाँ, देखिए, और आपकी बात बिल्कुल टच कर गई, आज वो सुपरस्टार हो गए हैं बिल्कुल वो। बेहतरीन अभिनेता है, बहुत अच्छा जी। काम करते हैं।
बिल्कुल। सबसे बड़ी उसकी राजकुमार की बात है कि वो मेहनती हो। हाँ। अच्छा, क्या थोड़ा-सा आपने डिफरेंस देखा जब वो पहली फ़िल्म आप उनके साथ कर रहे थे और अब जब इतनी फ़िल्में करके वो स्टार हो गए हैं, तो आप क्या डिफरेंस देखते हैं उनके इसमें आप? और डिफरेंस से ज्यादा मैं सिमिलरिटी देखता हूँ कि हुँ। अभी भी जो उससे बात होती है कभी, तो अभी भी उसके जो पैर है दलील के साथ जुड़े हुए हैं। जी। ऐसा नहीं है कि हाँ मैं स्टार बन गया हूँ तो मुझे एक एरोगेंसी आ जाती है, एक ईगो आ जाती है, वो चीज हुँ, अभी भी हुँ। नहीं होती। तो ये बिल्कुल। मुझे उसकी बात बहुत पसंद है। जी। और इतना ये कामयाब होने के बाद भी उसके पैर जो है जमीन पे। बिल्कुल, यही चीज़ होनी चाहिए। कहते भी ना कि पेड़ जितना बड़ा होता है, वो उतना ही झुकता है वो। तो स्टार जितने बिल्कुल। बड़े होते जाए, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना पब्लिक उनको प्यार करेगी, उतने बेहतर वो काम कर सकते हैं। नहीं तो कई बिल्कुल। स्टार्स को हमने देखा है, जो बहुत टॉप में थे, लेकिन अपने एरोगेंट के कारण, अपने एरोगेंसी के कारण, वो कहीं न कहीं उनका जो एक ओहदा हुआ करता था उसको, कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो कम होता गया। बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे उनको। अच्छा, जी। हम दूसरी फ़िल्म की बात करें, फ़िल्म NH-10 इसमें अनुष्का शर्मा के आप दोस्त बने थे आप, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनका दोस्त बन के? हाँ। अनुष्का के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि इनके साथ मेरे 2 ही सीन थे जो हाँ। एक ही दिन में शूट हो गए थे, और एक ही सीन जो उसमें अल्टीमेटली जो दिखाया गया था। बेसिकली बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छे ढंग से काम करती हैं, और ये उनमें भी वो चीज नहीं है कि जैसे होता है ना स्टार हुँ। सामने खड़ा है, उस समय तो ऑलरेडी वो स्टार थी। जी। तो लेकिन उन्होंने एक बार भी ये चीज शो नहीं की कि हाँ मैं अनुष्का हूँ। हाँ। तो बहुत फ्रेंडली टर्म्स में बात होती थी। हुँ। जी, बहुत ही खूबसूरत और बेहतर एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने का मौका मिला, आपने उनके साथ काम किया है। शुभमंगल सावधान में आपने भूमि पेडनेकर के साथ भी आपने काम किया है। तो उनके साथ कैसे आपसे बातचीत होती थी शूटिंग से पहले, शूटिंग के बाद? भूमि और सीमा पावा अगर आपको याद हो, हाँ। तो उनके साथ तो जहाँ शूट होता था हम वही कुर्सी डाल के बैठे रहते थे। जी। भूमि उस समय इतनी बड़ी स्टार नहीं थी जितनी वो आज है, बिल्कुल। और वही इधर उधर की बातचीत सब चीज चलती रहती थी। बल्कि वो हुँ। जो रोड के साथ में हमने कुर्सी डली होती थी, लोग आते जाते देखते थे, सब चीज होती थी। कोई कहता था कि फोटो खिंचवानी है तो बड़ी मतलब एक बार में तैयार हो जाती जी। थी। कोई वो चीज नहीं थी कि मैं क्यों खिंचाऊं या अभी टाइम नहीं है, हाँ। वो चीजें नहीं थी। अच्छा, तो आपने 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 कुछ उनकी तारीफ की, क्योंकि जो पहली फिल्म थी उनकी दम लगा के आयशा, उनमें वेट बहुत ज्यादा था। उसके बाद फिर बहुत वेट उन्होंने कम किया और आज बड़ी खूबसूरत है वो। उस फिल्म में बहुत खूबसूरत लगी हुई है, लेकिन अब तो और खूबसूरत हो गई है। तो इसको लेके कभी चर्चा हुई कि आखिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया आपने? मैं समझा नहीं, दोबारा बोले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भूमि पेडनेकर के साथ आपने काम किया फिल्म शुभ मंगल सावधान में। इनकी जो पहली फिल्म थी दम लगा के हईशा, उसमें उनका वजन बहुत सारा था, ना। और अब बहुत ही अच्छा जबरदस्त ट्रांसफॉर्मर करके वो लगातार एक के बाद एक बेहतर फिल्म कर रहे हैं। तो जो दर्शक होते हैं वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन कम नहीं हो पाता है, बहुत प्रयास करते हैं तब भी। तो इसको लेके कभी कुछ टिप्स दिया उन्होंने आपको, या आपने उनको कॉम्प्लीमेंट दिया हो कि आपने बहुत अच्छा नहीं, किया आपने, और कैसे आपने वजन कम कर लिया आपने? कभी कुछ चर्चा हुई इस पर? इस बारे में तो खैर कभी बात नहीं हुई। पर अच्छा। हाँ, ये चीज है कि एज एन एक्टर एक एक एम होता है सामने। जी। ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे वजन वजन कम करना हाँ। ठीक है, मुझे ये अब इतना वजन कम करना है, ये चीज करनी है, मुश्किल है। जी। लेकिन जब आपके सामने एक एम आ जाता है कि हाँ हाँ। मेरा ये करूंगी तो मुझे इस फिल्म में ऐसा कैरेक्टर देना है, तो वो जो एम है वो आपको और आगे मोटिवेट करता है इस वजन को कम करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद यही जो टारगेट रहता है, हमने आमिर खान को देखा है फिल्म दंगल में। वो एक एक जो उन्होंने एक जो सीन किया था उसमें उनका पेट भी निकला हुआ है, बड़े बल्की है, लेकिन फिर वो क्या बोलते, पूरा वजन कम हो जाता है, बिल्कुल मसल्स के साथ आ जाते हैं, और मुश्किल 3 या 4 महीने में उन्होंने ये अपना अप एंड डाउन किया था उन्होंने। तो वाकई एक जब टारगेट होता है तो एक एक्टर एक्ट्रेस को करना ही पड़ता ही है। अच्छा, हम फिल्म और हिंदी मीडियम की बात करें आपकी, आपने अभी कुछ नए कलाकारों के साथ काम किया है, वो सुपरस्टार अब हो चुके हैं, और बहुत ही सीनियर एक्टर के साथ भी आपने काम किया। अमृता सिंह के साथ आपने फिल्म हिंदी मीडियम में काम किया, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि नए कलाकारों के साथ जो भले स्टार है लेकिन एक बहुत ही सीनियर है और बहुत ही उम्दा कलाकार है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए अमृता जी और जो मैं थे, बेसिकली वो जो प्रिंसिपल का रूम था उसी में बैठे थे, उसी में हमारी सारी डिटेल्स हुई थी। हम्म। और वहीं पे सारी बातचीत थी कि कैसे करना है, इस सीन को कैसे करना है। उस समय इरफान जी भी थे, तो हमारा तीनों का एक थोड़ा सा रिहर्स हमने किया आपस में। हम्म। तो ज्यादा देर बातचीत तो नहीं हुई उनसे, पर हाँ मतलब एज ए सीनियर कलाकार जो उन्हें करना चाहिए था, उन्होंने बहुत अच्छी ढंग से परफॉर्म किया। जी। और अगेन दे आर वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पीपल। बिल्कुल।
अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके लोगों के साथ काम करने का। तो हमारे दर्शक भी कुछ चाह रहे होंगे कि जो आपने बहुत सारे थिएटर शो किए, आपने नाटक किए हैं, आपने टीवी सीरियल्स किए, फिल्में की हैं आपने, तो कुछ अगर आपको डायलॉग याद हो, कोई संवाद याद हो, तो हमारे दर्शक जरूर आपको संवाद बोलते हुए सुनना चाहेंगे अभी लाइव। हाँ, एक थिएटर का पीस है, मुझे वो भी याद आ रहा है, जी, वो मैं ले लेता हूँ। प्लीज। देखा हम लोग, आज फिर एक नौजवान को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो जिसके कुछ सपने थे, कुछ इच्छाएं थी, आज अपने सारे सपनों और सारी इच्छाओं के साथ एक इंतजार में समा गया। वहां जाना जाना इच्छाएं होती है और ना ही सपने होता है, तो बस एक रहस्य में अंधकार, जिसका नाम है बहुत। बहुत को मतलब मुझे थिएटर के संवाद इतने अच्छे लगते हैं, और जब कोई उसको एक अच्छा अभिनेता बोलता है तो उस संवाद में चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत बखूबी आपने इस संवाद को बोला। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे रिक्वेस्ट को कबूल किया। अच्छा, ऐड फिल्मों की जब बात हम कर रहे थे तो आपने एक एक्सपीरियंस बताया कि जब आप ग्लाइकोडिन का ऐड कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस था हॉकी का समय का आपका। एक और ऐड आपने किया था, ऐड तो बहुत सारे किए, उसमें से एक और आपने ऐड किया था ओपल कोर्सा कार का। तो जी जी। इसमें आपको ड्राइविंग करना था। आपको ड्राइविंग आती तो थी लेकिन इतने अच्छे से नहीं आती थी, और इसमें शूटिंग करते वक्त आप बार बाल बाल बचे आप, नहीं तो आपकी जो कार है और उसमें आप बैठे हुए थे वो खाई में गिरते गिरते बची। तो आखिर ये कैसे हो गया, और आपने इतना डेयरिंग वाला काम कैसे कर लिया था आपने? एक्चुअली मुझे जब इस ऐड के लिए बोला गया था तो हाँ। उस समय मैंने ड्राइविंग सीखनी शुरू की थी। तो 15-20 दिन का टाइम था अभी मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है, तब तक तो सीख जाऊंगा। तो जो 15 दिन का कोर्स होता है पूरा, मैंने वो किया। हाँ। और लेकिन प्रॉब्लम है कि जो कार जिसपे मैं सीखता था वो 15 साल पुरानी, 12 साल पुरानी कार थी। अच्छा। उसमें जब एक्सेलरेट करते हैं तो थोड़ा धीरे से करके वो आगे बढ़ती है। हाँ। और जो जिस कार की आप बात कर रहे हैं वो कार अभी इंडिया में लॉन्च हुई थी, हाँ। नई नहीं आई। तो जो बड़ी कार होती है उनका होता है कि एक्सेलेटर पे पैर रखते ही गोली की तरह जाती है। तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने जहाँ पे एक छोटी सी रोड थी, साथ में खाई जैसा थोड़ा सा एरिया था, तो मैंने जैसे ही उन्होंने कहा एक्शन, मैंने उसको कार को एक्सेलरेट किया और वो गाड़ी इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि मुझे 1 सेकंड के तो भुचक्का रह गया कि हो क्या गया। तो चांस की बात है कि मतलब भगवान का आशीर्वाद है कि उस सही समय पर ब्रेक लग गई, क्योंकि 1 फुट के बाद वो खाई थी जहां मेरी लास्ट। जी बिल्कुल। तो सही समय में आप बच गए और सही समय में ब्रेक लगा दिया आपने, नहीं तो जी बाकी जी। बहुत बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि एक एक मन में एक सवाल आ रहा है कि प्रोडक्शन टीम वाले ने क्या ध्यान नहीं दिया कि अगर थोड़ा सा भी कार आगे पीछे होगी तो खाइए सामने, कोई ऐसी लोकेशन ले जहां पर इस तरह का खतरा नहीं हो? नहीं, वो लोकेशन उस उस पर्टिकुलर सीन के लिए ऐप थी, एक्चुअली वही चाहिए। ओके। अच्छा, उनको ये पता होगा कि आप बहुत मजे में आप ड्राइवर है तो कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने मुझे मैंने उनके सामने ट्राई भी किया, बाकी दूसरी कारें चलाई, दूसरी चल जाती है हाँ। लेकिन वो तो थी एकदम न्यू कार थी और उसका जो एक्सेलरेशन था बिल्कुल, बहुत तो fast लोकेशन के हिसाब से। लेकिन ये अच्छा रहा कि सही समय में ब्रेक लगा दिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा। था। हाँ हाँ। अच्छा जी जी, जी। जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया था कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की, आपने एमबीए भी किया और इंग्लिश पे आपने एमए भी किया आपने, और कहीं ना कहीं ये पढ़ाई आपके काम आई है, क्योंकि अभी आपने एक नॉवेल लिखा है आपने, व्हेन मॉर्निंग स्लिप। तो ये, हाँ, तो कैसे आपके जहन में आया कि आपको नॉवेल लिखना है, और कुछ हम किस तरह का नॉवेल ये हम जानना चाहेंगे आपसे, और कुछ अगर लाइनें आप इस नॉवेल के सुनाए तो अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को सुनकर। हाँ, ये एक्चुअली लिखने का शौक सच बताऊं तो मुझे शुरू से ही रहा है। मैं कुछ ना जी। कुछ लिखता रहता था। जनरली क्या होता था, लिखता था उसके बाद मैं फाड़ देता था। हम्म। कभी कुछ कविताएं लिख दी, कभी कुछ कुछ मन में आया लिख दिया। तो अभी 2-3 साल पहले मैंने सोचा कि जो लिख रहा हूँ क्यों ना इसे पिरोया जाए। हाँ। वो एक मोतियों को थोड़ा सा धागे के साथ पिरोया जाए। तो इसको मैंने लिखना शुरू किया और इंग्लिश अच्छा होल्ड था मेरा इसमें, तो मैंने कहा इंग्लिश में नॉवल लिखते हैं। तो ये जो कहानी है बेसिकली एक औरत की कहानी है कि वो पूरे समाज के साथ कैसे लड़ती है, पूरे सिचुएशंस उसके आसपास बहुत खराब हो जाती है जी। तो उसमें वो कैसे जूझती है। बहुत बहुत खूब। ही अलग किस्म की कहानी है, बहुत ही ये नहीं कि मैंने लिखी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं, ग्रेट। लेकिन अगर आप भी पढ़ेंगे देखेंगे तो बहुत ही डिफरेंट किस्म की कहानी मैंने इसको लिखी है। नहीं, बिल्कुल, मैं मौका निकाल के जरूर पढ़ूंगा मैं ये। अच्छा, इसमें से कुछ एक दो लाइनें जो आपकी मनपसंद लाइनें अगर आप सुनाएं तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा।
हाँ, मैं सुनाता हूँ। From somewhere in her memory bank, she recalls a visual of a woman feeding polish to her daughter with a. She is sitting on a natural fiber cot that is half covered with a torn, mud-locked, multiple checked bedsheet. The walls are not plastered, and the petty carmine bricks are visible all over. A broken tin shed and cobalt with plastic sheet masquerade as a roof. An aluminum bucket with watermark patches is placed upside down in a corner, and a hard stick broom is kept over it. A peach folded kurta is kept on the cot just beside that woman. That woman says some blurred words as she holds her daughter's mouth with one hand and feeds with the other. Lalita's eyes blinks hastily. बहुत खूब दीपक जी, आप जिस तरह से अपने लिखी हुई नॉवल को आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप एक बेहतर अभिनेता भी हैं, तो आपने उसको बखूबी पढ़ा है। मैं चाहूंगा शॉर्ट में आप इसका थोड़ा हमारे दर्शकों को मीनिंग भी बता दें कि जो लाइन आपने अभी इंग्लिश में पढ़ी है आपने, जो खुद आपने लिखा है अपने नॉवल में। हाँ, बेसिकली ये जो औरत है, मैं थोड़ा सा आपको कहानी का थोड़ा सा हिंट देता हूँ जी। उसकी एक ऐसी सिचुएशन हो गई है उसके साथ कि वो कोमा में चली गई है और बहुत साल तक कोमा में रहती है। उसके बाद जो कोमा से वो उठती है, पूरी तरह से उसके फिजिकली वो काम नहीं कर पा रही है, पूरा माइंड पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसमें उसके कुछ पुराने उसके समय की, उसके बचपन की कुछ झलकियां आती जा रही हैं, कुछ विजुअल्स आते जा रहे हैं जी। तो उस विजुअल का वो है कि वो उसको एक विजुअल आ रहा है कि उसकी वो एक औरत बैठी है, माँ बैठी है, उसकी गोद में एक बच्ची है, उसको वो खाना खिला रही है, प्यार कर रही है, तो वो ध्यान से उसको देखती है कि वो है कौन। वो धीरे धीरे करके जूम इन होता है और वो देखते हैं कि हाँ अरे ये तो वही है। उसकी स्टोरी ऐसी है कि उसके बैकग्राउंड में जो होता है वो उसको धीरे धीरे करके याद आता है और कैसे वो रिकॉपरेट करता है। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कितनी जबरदस्त आपने नॉवल लिखी है, और आपने कहीं ना कहीं अभी जो आपने जिक्र किया एज ए डायरेक्टर के तौर पर भी जिक्र किया है, तो एक मेरा सजेशन रहेगा कि भविष्य में चल के आप इसके ऊपर कुछ शॉर्ट फिल्म या फिल्म जरूर बनाएगा आप, क्योंकि बहुत अच्छी स्टोरी आपने लिखी है, उसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा दीपक जी, एक और ख़ास मैं बात का जिक्र करना चाहूँगा। एक फिल्म की है आपने, एक नया दिन, इसमें आप मुख्य भूमिका निभाई है आपने, और सबसे ख़ास बात ये रही कि जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी है, जो अब दिवंगत है, हमारे इस बीच में हमारे साथ नहीं है, तो उनके द्वारा इस फिल्म को सम्मानित किया गया है। तो ज़रा कुछ आप बताएं, किस तरह का खुशी का इजहार था जब आपको पता चला कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आपके द्वारा जो फिल्म की है आपने, उसको सम्मानित करेंगे। ये फिल्म भी ऐसी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कुछ शूटिंग इसकी दिल्ली में हुई थी, कुछ वाराणसी में हुई थी, और ये बेसिकली इसकी स्टोरी है, एक छोटी सी बच्ची है जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अब गांव में रहते हैं तो उसके जो आसपास के लोग हैं, उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो बाकी लोग हैं, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। स्कूल में जाती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इवेंचुअली उसके जो पिता और उसकी माँ कैसे उसको मोटिवेट करते हैं, कैसे उसको बताते हैं कि ये नॉर्मल चीज है, कैसे उसको दवाइयां खाने के लिए प्रेरित करते हैं, इवेंचुअली उसको ठीक कर देते हैं। ये उसकी स्टोरी है। बिल्कुल। और ये जब मुझे पता चला था कि ये हमारे जो माननीय राष्ट्रपति जी हैं, जो प्रणब मुखर्जी साहब, वो लॉन्च कर रहे हैं, तो एक बहुत ही एक इज्जत अफजाई की बात हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है कि इतने बड़े आदमी हैं और इस फिल्म को लॉन्च कर। बिल्कुल, वाकई बहुत एक सम्मान की बात होती है कि जब हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ने जब आपके इस फिल्म को लॉन्च किया था, तो वाकई एक सम्मान की बात होती है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, दर्शकों को एंटरटेन करते रहिए। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता दीपक अरोड़ा से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।